Hi investors, welcome to SOIC. So in today's business analysis, we'll be analyzing the result of ITC and Balkrishna Industries. एंड यहाँ पे आज इंटरेस्टिंग क्या है कि हम लोग एक्चुअली एसओआईसी का फ्रेमवर्क यूज करेंगे जो हमने आईटीसी के लिए बनाया था एंड जो हमने बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के केस में स्पेशली आफ्टर द रिजल्ट एंड द अनाउंसमेंट ऑफ कैपेक्स हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैपिटल एलोकेशन की क्या इम्पोर्टेंट चीज है क्या हमें लगता है कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में इस टाइम पे हो रहा है। तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। So just a standard disclaimer here that we are not SEBI registered advisors, and we do not own either Balkrishna Industries or ITC, but both of the business we continue to track. And हम लोग देखते रहते हैं कि इन businesses के अंदर क्या क्या हो रहा है, right? तो स्टार्टिंग विद आईटीसी फर्स्ट। तो जो हमने आईटीसी की वीडियो बनाई थी जो आप चैनल पे देख सकते हैं, तो हम लोगों ने फ्रेमवर्क यूज करा था ऑफ अ गुड बिजनेस, ऑफ अ ग्रेट बिजनेस एंड अ ग्रूसम बिजनेस। तो हमारे अकॉर्डिंग उनका ग्रेट बिजनेस जो उनका टोबैको एंड सिगरेट का बिजनेस है, दैट इज अ ग्रेट बिजनेस। गुड बिजनेस एफएमसीजी कैन बी अ गुड बिजनेस, जो इस क्वार्टर के रिजल्ट से भी पता लग रहा है। एंड ग्रूसम बिजनेस इज एक्चुअली देयर होटल बिजनेस, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड ट्रुथ टू बी टोल्ड, होटल इंडस्ट्री एक्चुअली में इन्वेस्टर्स के लिए उतनी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इट्स बेसिकली सिक्लिकल इंडस्ट्री, तो आपको बहुत देख देख के ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि डाउन साइकिल में अपने रिटर्न ऑन अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनका जो है उनका जो आरओसी है, आरओसी हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम रहता है डाउन साइकिल में। एंड डाउन साइकिल यूजुअली होटल बिजनेस में इकोनॉमी से बहुत लिंक्ड है कि जब इकोनॉमी अच्छा करेगी तब शायद से होटल बिजनेस अच्छा करेंगे। जब इकोनॉमी नहीं अच्छा करती तो जो होटल बिजनेस है वो भी बहुत गंदा करते हैं। सो दिस इज व्हाई वी से कि आईटीसी के अंदर आज एक ग्रेट बिजनेस है, आज एक गुड बिजनेस है एंड आज एक ग्रूसम बिजनेस है। एंड मोर ओवर लास्ट 10 years में क्या हुआ है, क्यों मार्केट्स इतना स्पूक हुई थी आईटीसी का स्टॉक टाइम करेक्शन के थ्रू जा रहे हैं, बिकॉज मार्केट को एक्चुअली क्लियर ट्रेंड ऑफ कैपिटल एलोकेशन दिखना चाहिए हमेशा। अगर मार्केट को क्लियर ट्रेंड ऑफ कैपिटल एलोकेशन दिखता है तो उससे क्या होता है कि एक सर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज आती है। तो हमें शायद से लगता है कि अब होटल बिजनेस के अंदर पैसा डलना बंद होएगा, जो एफएमसीजी बिजनेस है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स करी थी वो शायद से अब स्केल अप होना स्टार्ट हो सकती है। So market likes certainty of cash flows, and FMCG can provide those certainty of cash flows which the hotel business cannot do, right? So coming to the FMCG business first, which we think is turning into a good business right now. So over here, if we just look at their segmental EBITDA margins, right? तो यहाँ पे मैं आपके साथ यही एक चीज आपको बोलूंगा कि यहाँ पे आईटीसी के अंदर आज 2 या 3 चीजें ही है ट्रैक करने वाली। सबसे बड़ी चीज आपके पास क्या है ट्रैक करने वाली कि जो सेगमेंटल इबिटा मार्जिन है इनको क्या हो रहा है, राइट? तो आपको इबिटा मार्जिन ट्रैक करने हैं क्योंकि आईटीसी का कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर 2 के आसपास है। अगर जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर डेप्रिसिएशन 2-3% के आसपास है तो इनका ईबिट मार्जिन एक बार हम जब इसके फाइनल नंबर्स आएंगे तो एक बार वहाँ पे भी देखेंगे। अगर ईबिट मार्जिन 6-7% के आसपास है तो आरओसी इफेक्टिवली 13-14% के आसपास पहुंच रहा है। तो अगर इनका एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होते रहता है और ईबिट मार्जिन एक्सपैंड होते रहते हैं, जिसकी वजह से आरओसी भी एक्सपैंड होते रहेगा। एंड अगर और भी पैसा एफएमसीजी बिजनेस में डलता है, सो दैट विल मेक इट इवन मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि Q3 कंसोलिडेटेड सेगमेंट एबिटा मार्जिन एट 10% इंक्लूडिंग सनराइज। तो इन्होंने जो सनराइज की एक्विजिशन करी थी, सो दैट वाज मार्जिन अक्रीटिव फॉर आईटीसी। तो मे भी अच्छी एक्विजिशन हुई है क्योंकि जो मार्जिन है वो एक्सपैंड कर गए। तो यहाँ पे आईटीसी की मैनेजमेंट ने या आईटीसी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में खुद ही आज वो दे दिया कि क्या लीवर्स है मार्जिन एक्सपेंशन के। एक तो ब्रांड पोर्टफोलियो है जो पिछले 20-25 साल से बिल्ड करे। फिर सेकेंडली ऑपरेटिंग लेवरेज है। थर्ड सप्लाई चेन एफिशिएंसीज, क्योंकि आईटीसी ने काफी ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी हुई है थ्रू सो जो उनका एग्री इनिशिएटिव है उसके थ्रू। फिर आई थिंक पावर ऑफ डिजिटल पर्पसफुल इनोवेशन, आई थिंक मतलब इनकी जो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। बट आई थिंक ऑपरेटिंग लेवरेज एंड जो ब्रांड इन्होंने बिल्ड करा है, शायद से दिस नाउ इज द टाइम टू एक्चुअली रीप द रिवॉर्ड्स। जो 20 साल की इन्वेस्टमेंट थी, अब वहां पे शायद से इनके मार्जिन एक्सपेंशन और तेजी से चालू हो सकता है। अगर यहाँ पे मार्जिन 12-13% के आसपास एबिटा मार्जिन पहुंच जाता है आईटीसी का, सो दैट विल एक्चुअली बी द टाइम जब इनका आरओसी एफएमसीजी बिजनेस में 20-22% तक पहुंचेगा। दिस इज द टाइम व्हेन आईटीसी विल बिकम रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट? So just moving ahead, so this is actually turning into a good business, यहाँ पे आरओसी 18 से 20% के आसपास आ सकती है। Now again, now coming to the FMCG business, तो इस बारी मार्जिन 9.2% हो गए। एंड मोर ओवर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनके एफएमसीजी बिजनेस में भी
दो टाइप की डिवीजन है। एक तो आपके स्टेपल्स हैं जो कन्वीनियंस फूड, हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, एंड सेकंड आपकी डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस भाई जो जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स है उसमें -5% के आसपास इनका वो मुझे मतलब -5% के आसपास डी ग्रोथ है। तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी में बिंगो है, कैंडीमैन है, मंगलदीप अगरबत्ती है, एंगेज है। व्हेयरएज़ जो इनकी स्टेपल्स कन्वीनियंस फूड और हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे सेवलॉन है, यिप्पी नूडल्स हैं, आशीर्वाद आटा है। आशीर्वाद आटा में तो आई थिंक दे आर द मार्केट लीडर्स, और यहाँ पे ये है, एंड सनफीस्ट है एंड विवेल है। So again, very, very interesting. And they have also given the breakup that 75% of the revenues come from staples, convenience foods, health and hygiene products. So segmental revenue 11% के आसपास up है, पर EBITDA margin expansion has been really, really strong. कुछ 150 basis points के आसपास EBITDA margin expansion हुआ है. So again, very, very interesting. तो आपको क्या ट्रैक करना है अगर आप आईटीसी में आप आईटीसी में इन्वेस्टर हैं, तो आपको यही चीज बार बार ट्रैक करनी है कि आईटीसी के केस में क्या हो सकता है, आरओसी कहाँ जाएगी एफएमसीजी बिजनेस की, क्योंकि जो ईबिट मार्जिन है इस बार वो भी कुछ 260 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हुआ है. सो अगेन सीम्स रियली रियली इंटरेस्टिंग, एंड यहाँ पे आपकी थीसिस शुड बी वेरी क्लियर. यहाँ पे दो थीसिस हो सकती है. एक तो एक कैटलिस्ट प्ले आउट कर सकते हैं कि अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज कर दें, या तो कुछ और टाइप की रीस्ट्रक्चरिंग करें. एंड सेकंड क्या है कि जो इनको एफएमसीजी बिजनेस है इसके अंदर 20-21% के आवाज आरओसी चले जाए, राइट. Just moving forward to the gruesome business, and their gruesome business is the hotel business. Now hotel business is something which we do not like at all, because यहाँ पे ROC बहुत ज़्यादा fluctuate होते हैं, क्योंकि actually में your destination or your destiny is in the hands of how the economy turns out. तो एफएमसीजी बिजनेस और होटल बिजनेस में क्या फर्क है कि होटल बिजनेस में आपको हर रोज एक खड्डा खोदना है, बेसिकली हर रोज एक क्लाइंट को अपने पास लेके आना है रूम बुक कराने के लिए. वैसे एफएमसीजी बिजनेस में क्या खास है कि एफएमसीजी बिजनेस में आपकी जो क्लाइंट का रिपीट यूसेज है वो भी बढ़ सकता है. जैसे अगर किसी बच्चे को अच्छे लग गए यूपी नूडल्स, तो बार बार वो खाने आ सकते हैं यूपी नूडल्स. पर होटल बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है. अगर कोई ट्रैवलर बाहर से आता है एंड आईटीसी के होटल में स्टे करता है और इंडिया में 2-3 साल में एक बार ही आता है, तो अगेन यहाँ पे जो आपकी सेल है वो रिपीट नहीं है, वेयर एज कम्पेयर टू एन एफएमसीजी बिजनेस. एंड सेल्स आर मोर सिक्लिकल. तो होटल बिजनेस बहुत मुश्किल से अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना पैसा कमा पाते हैं. तो दीज आर सिक्लिकल बेसिकली. सो दिस इज अ सिक्लिकल बिजनेस. सो अगेन यहाँ पे दिस बिजनेस हैज टर्न एबिटा पॉजिटिव, एंड सो कैश मतलब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो कैश कॉस्ट इज डाउन बाय 44%. एंड अगेन सीक्वेंशली दे आर सीइंग रिकवरी, माने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी देख रहे हैं. तो इस बार 3x कुछ आई है इनकी रिकवरी as compared to the quarter two. But this is a business which we think is not which is not the relevant part of the thesis in our view, right? Just coming to the last one, that is a great business. So cigarette business is the great business because इस business में they earn 60 to 67% EBITDA margins, which will with 60 to 70% EBIT margins. So with this makes it very very interesting. And ROC भी यहाँ पे इनका I think छोटी सी फैक्ट्री लगती है सिगरेट बनाने के लिए, तो ROC भी इनका कुछ 80-90% से ऊपर होएगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस. पर यहाँ पे भी क्या हुआ है कि इस बार ये जो इनका ईबिट है, तो ईबिट में 8.1% के आसपास की ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे रिकवरी आ रही है. बट दिस रिमेन्स अ वेरी वेरी ग्रेट बिजनेस. बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो सिगरेट बिजनेस है यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट का इतना स्कोप नहीं है. इस वजह से आईटीसी को आज दूसरे बिजनेसेस में पैसा डालना पड़ रहा है. सो ऑन द फेस ऑफ इट आई थिंक, क्योंकि सिगरेट बिजनेस अब यहाँ से इट्स ऑन अ पाथ ऑफ रिकवरी, एंड होटल बिजनेस भी मतलब उनका जो लॉस था वो कम हो गया है, एंड जो इट हैज टर्न एबिटा पॉजिटिव, एंड एफएमसीजी बिजनेस में मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है. तो ऑन द फेस ऑफ इट द थीसिस सीम्स टू बी प्लेइंग आउट. स्टॉक प्राइस माइट नॉट और माइट रिस्पॉन्ड टू इट, बट अगर आप आईटीसी में इन्वेस्टर हैं तो आई थिंक मोर और लेस योर थीसिस इज प्लेइंग आउट of FMCG margin expansion, and maybe hotel business is turning around, and cigarette में अगर आ जाती है recovery, so your thesis will more or less start playing out. It will take some time, but I think this is the only thesis which is possible in ITC. With this we'll come to Balkrishna Industries, and यहाँ पे एक बहुत interesting चीज हुई है. Now, before we go to the analysis of Balkrishna Industries, जो बहुत interesting होने वाला है because we'll be applying Bayesian thinking.
So I would just like to announce that on 28th of February we are doing a webinar on the platform businesses and the internet businesses, both in Indian context and international context. तो हम इंडियन बिजनेसेस डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म कंपनीज है, कौन कौन सी मॉडर्न मोनोपोलीज है, एंड हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं. एंड जो वेबिनार का लिंक है दैट इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. With this, we'll go to Balkrishna Industries. Now, just coming to the result analysis of Balkrishna Industries and the capex announcement which they've done, which has actually spooked the market. तो जो market है उन्होंने Balkrishna Industries का capex देख के I think prices declined by 10 to 15% के आसपास. But before going there, मैं आपको एक probability में बहुत जो interesting mental model है वो आपको बताना चाहूँगा. सो बेजियन थिंकिंग क्या कहती है कि जो पोस्टीरियर ऑड्स हैं, माने कि जो बाद के क्या ऑड्स है इवेंट के, वो क्या हो सकते हैं इज इक्वल टू प्रायर ऑड्स इनटू लाइक्लीहुड रेशियो. माने हम सोचते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं सार्थक का, तो सार्थक के आज लेट आने के क्या चांसेस हैं, राइट? तो मैं पहले प्रायर ऑड्स देखता हूँ कि सार्थक यूजुअली टाइम पे आता है. मतलब सार्थक, अगर मैंने सार्थक को अगर किसी जगह पे 7:30 बजे सुबह बुलाया तो सार्थक यूजुअली 7 बजे ही आ जाता है. तो ये तो प्रायर ऑड्स है कि सार्थक का 80 to 90% चांस है कि वो टाइम पे आएगा. पर लाइक्लीहुड रेशियो क्या है? लाइक्लीहुड रेशियो आपको बोलती है कि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. तो रात तक तो मेरे को लग रहा था सार्थक टाइम पे आ जाएगा, पर जब सुबह मेरी फोन पे सार्थक से बात हुई तो मैंने सार्थक के घर पे फोन करा एंड पूछा कि मतलब सार्थक घर से निकल गया या नहीं निकल गया, क्योंकि उस टाइम पे शायद से 6:45 हो रहे थे. तो उस टाइम पे मेरे को पता लगा कि मतलब सार्थक घर से 7:20 या 7:25 के आसपास निकलेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया. तो क्योंकि मेरे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई, तो उस वजह से मेरे को अपना माइंड चेंज करना पड़ गया कि सार्थक आज टाइम पे आएगा या नहीं आएगा. तो सिमिलरली हम बेजियन थिंकिंग को इन्वेस्टिंग के अंदर भी लगाते हैं कि जब भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, जब भी न्यू न्यू कोई भी कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है या कोई भी इवेंट अनाउंस करती है, तो उस टाइम पे वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ब्रेन्स. सो दिस इज व्हाई देयर इज अ सेइंग दैट व्हेन द फैक्ट्स चेंज आई चेंज माय माइंड. व्हाट डू यू डू सर? तो जब भी फैक्ट्स चेंज होते हैं, जब भी बिजनेसेस चेंज होते हैं, जब भी कोई नए इवेंट्स आते हैं, तो यू नीड टू नो हाउ टू चेंज योर माइंड, राइट? I think this is a very, very interesting mental model because many people do not apply probability into business analysis. तो while at the time of taking a decision, आपको probability का usage ज़रूर करना चाहिए कि क्या chances है ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती. So just coming to बालकृष्णा इंडस्ट्रीज. तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ने 2018 के आसपास एक कैपेक्स अनाउंस करा था एट भुज वालोज एंड फॉर अ कार्बन ब्लैक प्लांट. तो उस टाइम पे जो इनका कार्बन ब्लैक के प्लान्स थे, तो उस टाइम पे पता लगा था कि 2 फेजेस में ये अपना कैपेक्स कंप्लीट करेंगे, जो आई विल जस्ट पॉइंट आउट फॉर यू. राइट, सो 2 फेजेस में कंप्लीट करेंगे एंड एक फेज होएगा 80,000 टन्स पर एनम का एंड दूसरा फेज होएगा 60,000 टन्स पर एनम का, एंड दोनों कंप्लीट हो भी चुके हैं. तो टोटल कैपेसिटी 1,40,000 टन्स पर एनम की थी. फिर इन्होंने एक रिप्लेसमेंट कैपेक्स अनाउंस करा था वालोज में, राइट? एंड फिर एक कैपेक्स अनाउंस करा था भुज में फॉर द लार्ज टायर्स, माने 51 टू 57 इंच के टायर्स जो बहुत ही बड़े होते हैं. तो इस कैपेक्स में 500 करोड़ खर्चा था, इसमें भी 500 करोड़ खर्चा था. एंड आई थिंक इस वाले में भी कुछ 400-500 करोड़ के आसपास का खर्चा था कार्बन ब्लैक के. आई थिंक 350 टू 500 करोड़ के बीच में था. बट इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि even though what we have to differentiate between is कि maintenance and growth capex. तो जो सिर्फ भुज प्लांट पे कैपेक्स था, दिस वाज द ग्रोथ कैपेक्स. बाकी दो में से जो यहाँ पे कैपेक्स था कार्बन ब्लैक प्लांट वाला, सो दिस वाज अ कैपेक्स फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, राइट? तो यहाँ से इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर अच्छा हुआ. पर जो वालोज पे कैपेक्स था, दिस वाज मेंट फॉर मेंटेनेंस कैपेक्स, मतलब प्योरली रिप्लेसमेंट कैपेक्स. सो अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो दिस मतलब ये वाला कैपेक्स इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. मैं आपको पुराना कैपेक्स क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेसिकली चेंज इन नैरेटिव है. तो वॉकिंग द टॉक जब हम करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट आ रहे हैं इन इन द टॉक, राइट? सो दिस वाज द पास्ट कैपेक्स अपडेट की जो उन्होंने लार्ज ओटीआर जो लार्ज ओटीआर टायर्स हैं उनके लिए जो कैपेक्स डिक्लेयर करा था वो तो इनका पूरा हो गया यहाँ पे, राइट? सो अगेन जो ट्रायल प्रोडक्शन कमेंस हो गई थी. पर जो कार्बन ब्लैक का कैपेक्स था, जहाँ पे हमें सबको पता था कि शायद सिर्फ 1,40,000 टन्स पर एनम की कैपेसिटी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे पता लगा कि अचीवेबल कैपेसिटी सिर्फ 1,15,000 टन्स की है, क्योंकि बार बार ग्रेड चेंज होता है, सारी चीजें होती है. सो अगेन सब न्यू इन्फॉर्मेशन कमिंग टू लाइट.
फिर इसके बाद जो हम फ्यूचर कैपेक्स बात करेंगे तो वो एक और नई इन्फॉर्मेशन आएगी। एंड थर्ड जो यहाँ पे है इनका कि जो जो इनका जो इनका थर्ड कैपेक्स है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लांट वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 22 से चालू हो जाएगा। सो दिस वाज द पास्ट कैपेक्स जो कंप्लीट हो चुका है। पर अब आते हैं जो न्यू कैपेक्स होने वाला है जिसकी वजह से जो मार्केट है वो स्पूक हुई है, मतलब इनके स्टॉक प्राइस में भी रिएक्शन आए। तो अब पुराना कैपेक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं था, तो उससे इंडस्ट्री के अंदर अपटर्न आ गया था। जैसे हमने आपसे डिस्कस करा था बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में की वीडियो में कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इज एक्चुअली अ शैलो सिक्लिकल बिजनेस। माने ये मार्केट शेयर गेन तो कर रहे हैं, तो डाउन साइकिल में इनकी वॉल्यूम्स फ्लैट रहती हैं, अप साइकिल में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। फिर अगेन डाउन साइकिल कब आ जाए वो तो एक्चुअली जो मैनेजमेंट है उसको भी नहीं पता कि कब, मतलब कब आ सकती है डाउन साइकिल एक्चुअली, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जस्ट बिफोर एक्चुअली जब न्यू कैपेक्स कैपिटलाइज्ड होने से पहले ही, पूरा कैपेक्स खत्म होने से पहले ही 1900 करोड़ का कैपेक्स एक और अनाउंस कर दिया। नाउ दिस टाइम लेट्स सी मतलब व्हाट हैज एक्चुअली स्पूक्ड द मार्केट्स। तो यहाँ पे एक ब्राउनफील्ड कैपेक्स अनाउंस करा है 800 करोड़ के आसपास का, एंड यहाँ पे कैपेसिटी होगी 50,000 टन्स पर एनम की। सेकंड कैपेक्स अगेन इन्होंने कार्बन ब्लैक के लिए कैपेक्स अनाउंस करा है। सो यहाँ पे क्या चेंज है कि जो सबकी अंडरस्टैंडिंग थी, आई थिंक मतलब जो भी एनालिस्ट है उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो पहला राउंड ऑफ कार्बन ब्लैक का कैपेक्स हुआ है उसके बाद अभी कार्बन ब्लैक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना ही कार्बन ब्लैक आई थिंक सो इनकी जो कैपेसिटी थी, अगर फुल कैपेसिटी पे रन करते तो उतना कार्बन ब्लैक इनके लिए इनफ था, एंड एक्सेस कार्बन ब्लैक कैपेसिटी फिर भी बच जाती जो थर्ड पार्टी को बेचा जाता। बट अगेन यहाँ पे इन्होंने फिर कार्बन ब्लैक के लिए कैपेक्स अनाउंस करे, जिसकी ये कैपेसिटी अब 2 लाख टन्स पर एनम पे लेके जाएंगे, माने 85,000 टन्स पर एनम और से इंक्रीज होगी। जिसमें से 30,000 टन्स पर एनम कार्बन ब्लैक ऐसा है जो हाई वैल्यू एडेड कार्बन ब्लैक है। बट ये 30,000 टन्स पर एनम का कार्बन ब्लैक इज मेंट फॉर आउटसाइड पार्टीज, माने थर्ड पार्टी सेल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर आप थर्ड पार्टी सेल्स के लिए स्पेशली कार्बन ब्लैक की कैपेसिटी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर व्यूइंग इट एज अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब अब यहाँ से हम अप्लाई करना चालू करते हैं बेयस थ्योरम कि लाइक्लीहुड रेशियो में अब थर्ड पार्टी के लिए भी 30,000 टन्स पर एनम का कार्बन ब्लैक का प्लांट लगाया जा रहा है। आगे भी समझते हैं कौन कॉल्स में से देख के क्या हो रहा है। फिर अब थर्ड यहाँ पे क्या हुआ है, मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगेन एक 450 करोड़ का रिप्लेसमेंट कैपेक्स हो रहा है। तो जो पुराना प्लांट था अगेन उसको रिप्लेस करा जा रहा है विद अ बेटर एंड एन ऑटोमेटेड प्लांट। So again, one more maintenance capex coming in, right? So two important changes: maintenance capex coming in, and secondly another carbon black plant coming in, right? So just moving forward, and total amount of 1900 crores. तो पहले तो ब्राउनफील्ड कैपेक्स पे देखते हैं। तो ये 800 करोड़ के आसपास का है, एंड अगेन दिस कैपेक्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ ग्रोथ कैपेक्स। तो इसका पे बैक पीरियड मैनेजमेंट ने बोला है कि 4 साल के आसपास का है, राइट। माने 4 साल के आसपास आई थिंक एवरी ईयर दे कैन मेक 200 करोड़, तो 4 साल में इसका पे बैक आ जाएगा पूरा। सो ये तो ब्राउनफील्ड कैपेक्स है, तो आई थिंक इस पे इतना डाउट नहीं है पूरी कम्युनिटी को। बट आई थिंक रिप्लेसमेंट कैपेक्स में थोड़ा सा रिस्क लगता है, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज। बिकॉज है क्या यहाँ पे कि अगर हर 7 से 8 साल में, जैसे मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला कि हर 7 से 8 साल में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग अपग्रेडेड अब हमें ये रिप्लेसमेंट कैपेक्सेस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, राइट, व्हाट इज हैपनिंग दैट द बिजनेस इज बिकमिंग इवन मोर एसेट हैवी। जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी में हमारे थ्री, मतलब अगर हम उसको डुपॉन्ट में तोड़ते हैं तो 3 चीजें आती है। एक तो आपका पैट मार्जिन आता है, एक तो आपकी एसिड टर्नओवर रेशियो आती है, एंड एक आपकी फाइनेंशियल लेवरेज आती है। तो अगर हम एसिड टर्न्स में देखते हैं, एसिड टर्न माने मैं कितने रुपए की सेल करता हूँ पर यूनिट ऑफ एसिड। अगर रिप्लेसमेंट कैपेक्स बढ़ते जाते हैं, अगर और ऑटोमेशन कैपेक्स बढ़ते जाता है, या फिर और ऐसा कैपेक्स बढ़ते जाते हैं, सारे प्लांट्स हर 8 साल में फिर रिप्लेस होते हैं, तो एसिड टर्नओवर रेशियो आपकी घटती जाएगी, जिसकी वजह से आपका आरओई जो है अगले 2-3 साल में और भी गिर जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो इनके रिटर्न मेट्रिक्स हैं दे विल टेक अ डिप अगर ये वाला कैपेक्स बिकम्स वेरी नॉर्मल इन एवरी 7 to 8 years। एक बारी पढ़ते हैं कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने कॉन कॉल में क्या बोला है।
Third capex is of 450 crores for modernization, automation and technology upgradation. Now ये जो existing facility at Bhuj, so and where two of their plants were established in 2001 and 6, ये वहाँ के लिए, and this capex will improve the margin profile and they expect a payback of 5 to 6 periods. But it's important to remember that this payback they are expecting before tax. अगर मैं after tax बात करूँ तो शायद से payback 7 से 8 साल के आसपास का है. So again, interesting, very interesting to the see, right? So it may not be a recurring theme every 2 to 3 years. माने कैपेक्स हर 2 3 से 4 या 5 साल में नहीं होएगा, बट हर 7 से 8 साल में ऐसा एक कैपेक्स ये हर बारी करेंगे. तो यहाँ पे इसकी दो इंटरप्रिटेशन है. एक इंटरप्रिटेशन है ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, मार्जिन इंप्रूवमेंट है, एवरीथिंग है. सेकंड इंटरप्रिटेशन ये आ रही है इस कैपेक्स की कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इसकी टायर इंडस्ट्री में या ऑफ द हाईवे टायर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी इनका 15,000 टन पर एनम का जो प्लांट है या कैपेसिटी थी दैट वेंट ऑब्सोलीट, क्योंकि उस मतलब वो वाली टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड ही नहीं थी एंड वो वाले टायर साइजेस ही रिक्वायर्ड नहीं थे. So again, this is a new risk in the business which we see, right? कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, इस वजह से यहाँ पे कैपेक्स इंटेंसिटी और एसिड हैवी नेचर ऑफ द बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो दिस इज द न्यू इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू इनकॉर्पोरेट, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का आरओसी जो पोटेंशियल आरओसी 25% का था वो कभी भी नहीं आने वाला अब, क्योंकि एसिड टर्न्स बहुत ज्यादा घटते जा रहे हैं. So I think this is one interpretation. And secondly, जो ये कार्बन ब्लैक के प्लांट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये मतलब कार्बन ब्लैक का भी जो नया प्लांट लगा रहे हैं 85,000 टन पर एनम का, तो उसमें से 30,000 टन पर एनम विल बी सोल्ड टू आउटसाइड पार्टीज. तो यहाँ पे क्या है कि इनकी कैप्टिव कंजम्पशन कार्बन ब्लैक की कुछ 1 लाख टन टू 1,10,000 टन के आसपास है. तो माने क्लोज टू 90,000 टन जो है दैट विल बी नाउ सोल्ड टू दी आउटसाइड पार्टीज, राइट? Close to 90,000 tons will be sold to outside parties. बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी इनका EBITDA मार्जिन 28 से 32% के बीच में, 28 to 32% के बीच में, आई थिंक 30-31% के आसपास है. बट जो कार्बन ब्लैक है इसका EBITDA मार्जिन सिर्फ 14-15-16% के आसपास है एक अच्छी साइकिल में, बट डाउन साइकिल में ये सिर्फ 3 या 4% या 5% के आसपास है. तो उससे क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट ऑफ वॉलिटिलिटी आ रहा है बिजनेस में. काफी जो इन्वेस्टर्स हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में वो कहेंगे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगी पर अब प्रॉब्लम नहीं होगी. बट मैं आपको कहता हूँ जो चार्ली मंगर भी कहते हैं, इनवर्ट ऑलवेज इनवर्ट. अब समझते हैं कि जब बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के बिजनेस के अंदर डाउन साइकिल आती है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, तो जब डाउन साइकिल आती है एंड कार्बन ब्लैक की एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है, तो हो क्या रहा है कि आप एक एंटी फ्रेजाइल बिजनेस को जो डाउन साइकिल में मार्केट शेयर गेन करते रहते हैं जिसके मार्जिन स्टेबल रहते हैं, आप एक एंटी फ्रेजाइल बिजनेस को एक फ्रेजाइल बिजनेस बना रहे हो. माने डाउन साइकिल में अगर कार्बन ब्लैक की भी डाउन साइकिल आती है, उसके प्राइसेस नीचे जाते हैं, तो व्हाट विल एंड अप हैपनिंग इसकी मार्जिन्स के अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती है, बिकॉज इंक्रीमेंटल कैपिटल इज बीइंग एम्प्लॉयड इन अ लोअर मार्जिन बिजनेस. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. तो जितने भी SOIC स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज अ लाइव केस स्टडी फॉर यू. So this is a great company, no doubt it's a great company, but incremental capital is going into a lower margin business. And अगर ये ऐसे ही और कैपिटल गया कार्बन ब्लैक के प्लांट्स लगाने में, so expect the business profile या फिर the business ROC not to remain the same, right? अप साइकिल में तो अच्छा दिखेगा, right? But डाउन साइकिल के अंदर margins will start fluctuating even more. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट. हमेशा प्रॉब्लम को इन्वर्ट करके सोचो कि खराब साइकिल में क्या आएगा. पहले खराब साइकिल में दे कुड मेंटेन द मार्जिन्स, बट अब शायद से खराब साइकिल में जब कार्बन ब्लैक 10 to 12% ऑफ सेल्स हो जाएगा, तो वहां से भी एक फ्लक्चुएशन एलिमेंट आएगा आरओसी के अंदर, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. And now applying one more framework, thinking from the view of the business owner, investor and analyst. तो बिजनेस ओनर सोच रहा है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगी, राइट? तो हम एक प्लांट लगा रहे हैं तो मेक सेंस कि हम वहाँ पे पावर प्लांट भी लगा लें, तो उससे काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, राइट? एंड हम साथ साथ कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रहे हैं. सो बिजनेस ओनर इज थिंकिंग फॉर द बिजनेस इन द लॉन्ग रन. बट एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं? एनालिस्ट सोच रहे हैं कि ROC एंड ROE विल डिप इन द शॉर्ट रन. दिस इज वाई आई थिंक स्टॉक प्राइस करेक्टेड. बट इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं? हम लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि आपने एक एंटी फ्रेजाइल बिजनेस में एलिमेंट्स ऑफ फ्रेजिलिटी ऐड कर दिए.
investor has to view things from the eyes of a businessman and from the eyes of an analyst, and then he has to come at the correct picture. आई थिंक यहाँ पे हमें ये लगता है कि एंटी फ्रेजाइल बिजनेस में फ्रेजाइल एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं. एंड सेकेंडली, और लाइक्लीहुड रेशियो में क्या चेंज आया है कि ऑटोमेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कैपेक्स इन आवर व्यू इज मोर लाइक मेंटेनेंस कैपेक्स. ये लोग बोल तो रहे हैं, आई थिंक कि जो मैनेजमेंट है वो बता तो रही है कि शायद से 1-1.5% से मार्जिन एक्सपैंड हो जाएगा, बट दैट विल मेंटेन दीज मार्जिन ऑफ 28 to 30%. 30% से ऊपर मार्जिन एक्सपेंशन नहीं आएगा. So from the view of an investor, this is very, very important to remember. You think like an analyst and then you also think like a business owner. No doubt this is a great business, right? But down cycle में down cycle और भी खराब हो सकती है. तो मान लें जब down cycle amplify हो जाएगी, तब शायद से as an investor we will take a lot of interest in the company, right? In the down cycle, because the cycle will get worse now. तो इस वजह से we will get very, very interested in the business when it is going through a down cycle, especially. नाउ यहाँ पे मैं आपको जो फिलिप्स कार्बन ब्लैक है उसका आरओसी दिखाता हूँ. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि इनका आरओसी हैज बीन फ्लक्चुएटिंग, राइट. सो कार्बन ब्लैक किस टाइप का बिजनेस है, आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा. तो 22% से सीधा 2% टू 0% के आसपास आया, फिर 6% या मतलब 11% के बीच में रहा, विच इज नॉट इवन इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देन वहां से बढ़ के 25% आया, देन अब घट के 16% आ गया. Just to give you an example, it's a cyclical business and elements of cyclicality are being added in the business today. Already एक shallow cyclical business में cyclicality वाले elements add हो रहे हैं. So I think this brings me to the question of capital allocation. क्योंकि 1900 crores is not a small amount for capex. तो 800 capex is in the brownfield expansion. बाकी जो 1100 crores का capex है. So again, just brings the question of capital allocation. And as an investor, जो हमने ये आपको ये वाली स्लाइड दिखाई थी, एज एन इन्वेस्टर मैं कैपिटल एलोकेशन की सोचूंगा कि वेदर दिस इज एन इंटेलिजेंट कैपिटल एलोकेशन और नॉट. So again, very, very interesting and a very, very real case study that is happening right in front of us, right? So thank you for joining us. Hope to see you in the next business session, which will be on Solara Active Pharmaceuticals.